नमस्कार, सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे दृष्टि के YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी इस सीरीज का दूसरा लेक्चर है, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर प्रीलिम्स। तो आज हम आपके लिए क्या क्या लेके आए, चलिए देखते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, उससे जुड़े हुए सारे तथ्य, संवहन धारा सिद्धांत, सागर नीतल सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, और आता है आपका चुंबक तत्व सिद्धांत, मतलब भू चुंबक तत्व पृथ्वी का किस प्रकार कार्य करता है और कैसे हमें रंगीन प्रकाश देखने को मिलता है। और अंत में हम कुछ एमसीक्यूज लेके आए, आप अंत तक बने रहिएगा और उस एमसीक्यूज का आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आंसर क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले महाद्वीपीय सिद्धांत की बात करते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। 1912 में अल्फ्रेड वैगनर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया और उनके अनुसार 250 मिलियन साल पहले पृथ्वी की संरचना कुछ इस प्रकार से थी कि पृथ्वी पर संपूर्ण भूभाग एक साथ था, जिसे ग्रेट कॉन्टिनेंट कहा जाता था, या इसे नाम दिया गया था पेंजिया। इसे क्या नाम दिया गया था? पेंजिया। इसे ऐसे समझते हैं कि जैसे इसे मैं चाय वाला सिद्धांत भी कहता हूं, कि जैसे चाय या कॉफी या कोई गर्म पदार्थ जब बहुत देर तक रखा रहता है तो ठंडे होने के बाद कैसे कि चाय के कप में आप देखते हैं परत जम जाती है, कुछ इसी तरह से जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी तो जब सबसे ऊपरी सतह वो तेजी से ठंडी हुई और ऐसे में ऊपरी पर एक जो परत बनी वो बनी पेंजिया। और इसी पेंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग था, ये स्थलीय भाग है, और इसी पेंजिया के जब चारों तरफ हम भाग की बात करते हैं तो इसे नाम दिया गया पैंथालासा। इसे क्या नाम दिया गया? पैंथालासा। ये जलीय भाग था और ये हमारा भूभाग था। ये है 29% और लगभग ये 71%। तो याद रखेंगे कि 250 साल पहले अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार कि पृथ्वी पर ऊपरी परत एक साथ थी, जिसे हम ग्रेट कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं, सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं, इसे पेंजिया कहा गया। और इसी पेंजिया के चारों तरफ, इसी भूभाग के चारों तरफ जो जल हमें मिला उसे नाम मिला पैंथालासा। फिर लगभग 200 मिलियन साल पहले इस पेंजिया में विभाजन हुआ और विभाजन के कारण पेंजिया के जो दो भाग हुए उसे अंगारा और गोंडवाना नाम दिया, और जो जलीय भाग इनके मध्य आया उसे नाम दिया हमने टेथिस सागर। याद रखेंगे। फिर जुरासिक युग में अंगारा और गोंडवाना के और विभाजन हुए और आज की स्थिति बनी, अंगारा से ही बना एशिया, यूरोप, जिसे हम साथ में कहते हैं यूरेशिया, ग्रीनलैंड, उत्तर अमेरिका। वहीं गोंडवाना भाग से बने ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, मतलब अंगारा का और विभाजन हुआ यूरोप, एशिया, ग्रीनलैंड, उत्तर अमेरिका में। और वहीं गोंडवाना की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के निर्माण के लिए जो है गोंडवाना आएगा। ठीक है, अब इसमें
बात करते हैं कि किन बलों के आधार पर यह विभाजन देखा कि बल जो महाद्वीपीय सिद्धांत में लगे। ऐसे कौन कौन से बल थे जो महाद्वीपीय सिद्धांत में लगे, मतलब उन बलों को आपको बताना है कि महाद्वीपीय सिद्धांत के पीछे अल्फ्रेड वेगनर ने किन बलों को सबसे ज्यादा प्रमुखता दी। ठीक है, गुरुत्व बल, गुरुत्व बल आपको याद रखना है, गुरुत्व बल को। और दूसरा, गुरुत्व बल मतलब जो विषुवत या उत्तरी प्रवाह के लिए जिम्मेदार था, यह उत्तरी प्रवाह के लिए जिम्मेदार। ठीक है, मतलब उत्तरी और विषुवत प्रवाह के लिए जिम्मेदार क्या था? गुरुत्व बल था। यह आपको याद रखना है बेटा। और पश्चिमी, ये ज्वारीय बल, ये पश्चिमी प्रवाह के लिए, ज्वारीय बल की बात करेंगे। चंद्रमा और सूर्य के, यह बल पश्चिमी प्रवाह के लिए जिम्मेदार। ठीक है, तो याद रखेंगे दो बल जो कार्य करते हैं, गुरुत्व बल जो उत्तर व विषुवत प्रवाह के लिए जिम्मेदार है, और ज्वारीय बल जो जिम्मेदार है पश्चिमी प्रवाह के लिए। अर्थात आपको याद रखना होगा कि जैसे अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप अलग हुआ, ये भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें, उपमहाद्वीप, अब भारतीय उपमहाद्वीप की बात करेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप की दिशा कैसी थी बेटा? उत्तरी दिशा में थी। तो इस पे कार्य करा गुरुत्व बल, याद रखेंगे। वहीं ये अफ्रीका है, और अफ्रीका की जो गति थी वो पश्चिमी थी बेटा, पश्चिमी गति कर रही अफ्रीका ने, इसलिए इस बल के पीछे था ज्वारीय बल। ठीक है, तो याद रखेंगे कि उत्तरी प्रवाह की अगर हम बात करेंगे तो भारत जो है वो गोंडवाना भाग का हिस्सा है, और ये किससे अलग हुआ? ये पृथक हुआ अफ्रीका से। अफ्रीका से पृथक होने के बाद गुरुत्व बल उत्तरी दिशा में इसे प्रवाहित करता है, और ये टकराता है यूरेशियन प्लेट से, और यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद दोनों प्लेट जब टकराती हैं तो आपको याद रखना है, टकराने के बाद निर्माण होता है हिमालय पर्वतमाला का। किसका निर्माण होता है? हिमालय पर्वतमाला का। तो बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे कि इसके लिए कार्य करते हैं ये दोनों बल। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बल जो महाद्वीपीय सिद्धांत में लगे थे, गुरुत्व बल और ज्वारीय बल, ठीक है, पूछा जाता है इस सिद्धांत को समर्थन देने के लिए क्या तथ्य दिए गए थे? तो एक आता है बेटा जिग सॉ फिट, अर्थात ये कहता है कि जैसे दक्षिण अमेरिका की जो पूर्वी तटीय, पूरी की पूरी जो पूर्वी तटीय लाइन है वो अफ्रीका की पश्चिमी तटीय लाइन से मैच हो जाती है, मतलब इसे कहा गया जिग सॉ फिट। फिर जीवाश्म के तथ्य दिए गए। मैसोसोरस एक रेप्टाइल है, मतलब वो जल और थल दोनों में रह सकता है, और वह मीठे पानी में रहने वाला जीव है। और यह रेप्टाइल जो है वो अफ्रीका में भी पाया गया है उसके जीवाश्म, और दक्षिण अमेरिका में भी। अब एक मैसोसोरस का इतनी लंबी दूरी तय करके तैरते हुए दूसरे महाद्वीप पर जाना संभव नहीं, तो इससे यह भी ज्ञात होता है कि ये दोनों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। तीसरा आता है ग्लेशियर प्रूफ। भारत के छोटा नागपुर, मतलब दामोदर वैली की बात करें
ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अफ्रीका की बात करें, इन तीनों जगहों पर ग्लेशियर के जो है प्रमाण मिले हैं। अर्थात ये तीनों गोंडवाना का भाग थे और तीनों की तीनों जुड़कर ये गोंडवाना का भाग बना रहे थे और साथ में ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ थे। तो ये आपको याद रखना है, इसलिए यहां प्रूफ मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं कि ये भाग थे गोंडवाना का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए कुछ इस तरह से स्थिति बनी थी। ये पेंजिया था, पेंजिया से फिर ऊपर लॉरेंशिया या इसे अंगारा भी कहा जाता है और नीचे वाला बना गोंडवाना। फिर उसके और भाग होते चले गए और आप देखेंगे कि सभी भाग आज की स्थिति को दर्शा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। आगे चलते हैं, संवहन धारा सिद्धांत, इसे कन्वेक्शन करंट थ्योरी भी कहा जाता है। अब ये किस तरह कार्य करती है, याद रखेंगे कि पृथ्वी की जब हम आंतरिक स्थिति के बारे में समझते हैं, आंतरिक संरचना को समझते हैं, तो सबसे पहले हमने देखा था कि भू प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद मेंटल परत आती है, मेंटल परत आती है और सबसे नीचे आता है क्रोड। हम ये देख चुके हैं। हमने ये भी बताया था कि मेंटल जो है हमारे लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो हमने बताया था कि मेंटल भी दो भाग में विभाजित है, ऊपरी और आंतरिक। और ऊपरी मेंटल में भी आपको दो भाग मिलेंगे, जिसमें एस्थेनोस्फीयर मिलता है, दुर्लभ मंडल मिलता है, जिसमें हमें सेमी लिक्विड मतलब तरल पदार्थ भी और ठोस पदार्थ दोनों मिलते हैं। अब वहां क्या स्थिति बनती है, संवहन धारा सिद्धांत कैसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को कनेक्ट कर रहा है, देखते हैं। यह है क्रोड, यह है क्रोड का हिस्सा और यह है आपका मेंटल, यह है मेंटल। और हम देखेंगे कि मेंटल भाग में हमें एक यहां संवहन धारा मिलती है और यही संवहन धारा ऊपर वाले भाग में मतलब हमारा जो भूमंडल है, इस भाग में प्लेटों को दूर ले जाने के लिए कार्य करती है। और फिर यहां पर अवतलन होता है, यहां पर अवतलन की क्रिया होती है। अवतलन के बाद ये फिर से गलकर फिर से जो है तरल पदार्थ में बन जाता है और फिर ये चीज ऊपर की ओर जाती है। अब मेंटल में ही हो रहा है संवहन धारा। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये संवहन धारा कैसे बनती है, रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है एलिमेंट्स का, पदार्थों का। तो रेडियो एक्टिव डीके के कारण जो करंट बनता है, वही करंट जो तरल पदार्थ है उसे ऊपर की ओर लेकर जाता है। क्योंकि रेडियो एक्टिव डीके के कारण यहां पर तापमान में, मेंटल के तापमान में अंतर आ जाता है, मतलब आंतरिक तापमान और बाहरी तापमान में अंतर आने के कारण आप ऊष्मा के सिद्धांत को जानते हैं, ये हमेशा ज्यादा से कम की ओर बहती है, इसलिए ये ज्यादा ऊष्मा से कम की ओर जाएगी। और जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ती है, ये खसकाती है दोनों ही प्लेटों को एक दूसरे से दूर, और यहां पर आपको मिलता है, ठीक है, एक नया, ठीक है, भू प्रॉपर्टी वाला जो है क्षेत्र यहां पर बनता है, जिसे हम आगे एक और सिद्धांत में समझते हैं। तो याद रखेंगे संवहन धारा सिद्धांत, इसे कहा जाता है कन्वेंशन करंट थ्योरी। ऑथर होम्स ने दिया था। ये किसने दिया था, ऑथर होम्स ने 1929 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो संवहन धारा सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन से ही जुड़ी हुई है। संवहन धारा सिद्धांत एस्थेनोस्फीयर मतलब दुर्लभ मंडल में ये प्रवाहित होने वाली धारा है और इस धारा को प्रवाहित होने के पीछे रेडियो एक्टिव डीके जो है सिद्धांत कार्य करता है। कुछ इस तरह से ये दिखती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं सागर नीतल सिद्धांत। सागर नीतल सिद्धांत अभी हमने जो संवहन धारा सिद्धांत देखा उससे ही जुड़ा हुआ है। कैसे कार्य करता है वो देख लेते हैं कि जब नीचे से गर्म मैग्मा ऊपर की ओर आ जाता है, जो गर्म मैग्मा है
ऊपर की ओर गति करता है, जब ऊपर की ओर गति करता है तो वो क्या करता है कि जो प्लेट्स हैं उन्हें खसकाता है, उसमें गति होती है, और इसी तरह से बीच में जो गैप बनता है इसे सागर नीतल सिद्धांत कहते हैं। तो आपको याद रखना है संवहन धारा से ही यह जुड़ा सिद्धांत है सागर नीतल सिद्धांत। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जो है गर्म मैग्मा ऊपर की ओर गति करता है तो गति करने पर प्लेटें जो हैं एक दूसरे से दूर गति करती है और इसी कारण हमें मिलता है, ठीक है। इसे ओशन सी स्प्रेडिंग भी कहा जाता है, सागर नीतल सिद्धांत। हैरी हैस ने दिया था इसे। ये किसने प्रतिपादित किया था? हैरी हैस ने। ये भी आपको याद रखना है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट लगना चाहिए। इसके जो मुख्य कारण है ये कैसे आया मैं आपको बताता हूं। मैकेंजी, आपने मॉर्गन का नाम सुना होगा, मैकेंजी का नाम सुना होगा, ठीक है, पार्कर का नाम सुना होगा, ठीक है। 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ने इसे प्रतिपादित किया। ये कहीं ना कहीं संबंधित था तीनों, हमने जो इससे पहले तीनों सिद्धांत पढ़े कि अल्फ्रेड वेगनर का जो प्लेट जो सिद्धांत था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, फिर संवहन धारा सिद्धांत, फिर हमने सागर नीतल सिद्धांत के ऊपर इसको लेके आए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जिन्होंने प्लेटों के जो है गति करने की स्थिति को बताया। अगर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो तनाव की स्थिति पैदा होती है, ये आप याद रखेंगे। एक, जब प्लेटें एक दूसरे की ओर आ रही हैं, जब प्लेटें एक दूसरे की ओर आएंगी, और एक जब प्लेट एक दूसरे के समांतर गति करेंगी। समांतर गति करती है विपरीत दिशा में। पहले देख लीजिए, यहां एक दूसरे की ओर गति कर रही हैं, यहां पर एक दूसरे की ओर गति करते हुए यहां एक दूसरे से दूर जाते हुए आपको यहां देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जब एक दूसरे की ओर गति करेंगी, जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो इसे कहते हैं अपसारी। अपसारी प्लेट याद रखेंगे। जब एक दूसरे से दूर जा रही है बेटा, एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है, और यह कहलाएगी अभिसारी। ये क्या कहलाएगी बेटा? अभिसारी। अभिसारी प्लेट जो एक दूसरे की ओर आ रही हैं, गति कर रही हैं, और जो समांतर गति कर रही हैं, विपरीत दिशा में गति करती हैं, इसे कहते हैं रूपांतर, ठीक है। तीनों के हम उदाहरण देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के उदाहरण देखना है। इसी सिद्धांत से समझ, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो आपको मालूम होना चाहिए जब भी ऐसी क्रिया होगी, जब भी ऐसी क्रिया होगी तो सागर नीतल सिद्धांत काम करेगा। सागर नीतल सिद्धांत काम करेगा। यहां पर आपको मालूम होना चाहिए एक नवीन भू प्रॉपर्टी का निर्माण होगा, एक नवीन भू प्रॉपर्टी का निर्माण होगा, ठीक है। नवीन भू प्रॉपर्टी का निर्माण होगा तो इसका उदाहरण पूछा जाएगा। यह अटलांटिक नीतल सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, मतलब अटलांटिक ओशन रीज इसका उदाहरण होगा। ओशन रीच की बात करते हैं तो इसका उदाहरण क्या होगा? अटलांटिक। क्योंकि याद रखेंगे अब सारी प्लेटें एक दूसरे की दूर जा रही है, गति कर रही है, तनाव की स्थिति बनेगी। तनाव की जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो बीच में आपको सागर नीतल सिद्धांत मिलेगा। अभी सारी प्लेट की बात करते हैं तो ये प्लेटें एक दूसरे की ओर गति कर रही हैं, और जब ऐसा होगा तो वो प्लेट जिसकी घनत्व ज्यादा होगा वो अवतलन कर जाएगी, नीचे की ओर चली जाएगी, और जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर की ओर चलेगी। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जब भी हम अभिसारी की बात करते हैं, अभिसारी प्लेट की बात करते हैं, तो इसमें आपको है महाद्वीपीय 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 प्लेट का अभिसरण देखेंगे, ठीक है। फिर महाद्वीपीय व महासागरीय प्लेट का अभिसरण देखेंगे। फिर तीसरा
महासागरीय व महासागरीय प्लेट। देखिए तीनों आपको याद रखना है, महाद्वीपीय महाद्वीपीय, महाद्वीपीय महासागरीय, महासागरीय और महासागरीय। अब देखिए जब भी महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट की बात करेंगे तो इसका उदाहरण बनेगा हमारे हिमालय का निर्माण। हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला आपको याद होना चाहिए महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभी सारी प्लेटों से बना है, मतलब इन्होंने अभिसरण करा था। तो भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट उत्तर दिशा में गति करते हुए गुरुत्व बल के कारण किससे जाकर टकराई थी? यूरेशियन प्लेट से। और दोनों के टकराने से जो टेथिस सागर है, जो बीच में टेथिस सागर था, वो अवतलन करा और प्लेटें ऊपर की ओर हुई और जिसके कारण हिमालय बना। महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट की बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका में बनने वाले रॉकी पर्वतमाला की। तो रॉकी पर्वतमाला जो है उसका निर्माण भी महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट से हुआ था, क्योंकि उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका का जो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अपने पश्चिम दिशा में गया और किससे टकराया? पैसिफिक ओशियन, मतलब प्रशांत महासागर की प्लेट से टकराकर प्रशांत महासागर की प्लेट ने अवतलन करा और भाग उठा किसका? उत्तरी महाद्वीप का, और बना रॉकी पर्वत। एक और देख लेते हैं, दक्षिण अमेरिका में आपको मिलेगा एंडीज, और दक्षिण अमेरिका में मिलने वाला एंडीज पर्वतमाला भी जब दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप पश्चिम की दिशा में गति कर रहा था तो उसकी टक्कर किससे हुई? उसकी टक्कर हुई प्रशांत महासागर प्लेट से। और सेम चीज आपको याद रखना है, महाद्वीप महासागर जब हुआ तो महाद्वीप में आपको याद रखना है यह घनत्व में कम होती है, महासागरीय प्लेट घनत्व में ज्यादा होती है। तो अवतलन कौन करेगी? महासागरीय प्लेट। तो एंडीज का फॉर्मेशन आएगा। जब महासागरीय प्लेट आपस में टकराएंगी तो आपको क्या मिलेंगे? आपको याद रखना है ज्वालामुखी आर्क, या इसे कहते हैं द्वीपीय आर्क। याद रख लीजिए, द्वीपीय आर्क मिलेंगे और साथ में आपको ज्वालामुखी भी मिलेंगे। तो इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण होगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा इसका उदाहरण? इंडोनेशिया। आपको याद रखना है। तो अभी सारी प्लेट में आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। महाद्वीपीय हिमालय, महाद्वीपीय महासागरीय रॉकी और एंडीज, महासागरीय और महासागरीय दोनों महासागर हैं तो आपको क्या मिलती है? द्वीपीय आर्क मिलती है। ये अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत और सिद्धांत से संबंधित आपको तीनों प्लेट याद करना है। जब अपसारी की बात करेंगे तो दूर जा रही, अभिसारी की बात करेंगे नजदीक आएगी, और समांतर गति करते हैं तो यहां देख लीजिए इसका उदाहरण बनेगा। ना तो इसमें कोई नई भू प्रॉपर्टी बनेगी, ना ही किसी भू प्रॉपर्टी का नुकसान होगा। यहां पर आपको लिखना है सैन एंड्रियास वाली घटना जो यूएसए में हुई थी कि समांतर गति करती है, तो यहां पर भू प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, यहां नहीं बनती है। यहां पर ना तो वो बनेगी ना ही खत्म होगी। तो ना तो ये कंस्ट्रक्टिव होती है ना ही डिस्ट्रक्टिव होती है। इसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव, इसे कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव। तो ये दोनों शब्द आप याद रखेंगे, ये हमने डायग्राम के थ्रू ये समझाया है। चलिए भू चुंबक तत्व की बात करते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि पृथ्वी एक चुंबक की तरह कार्य करती है। भाई कोई भी आपने साइंस में पढ़ा होगा कि अगर कोई वस्तु चार्ज है, उसके आसपास इलेक्ट्रिसिटी बन रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। वैसे ही हमारी पृथ्वी जो है एक चार्ज ऑब्जेक्ट की तरह ही कार्य कर रही है। तो अगर हम पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है, मतलब जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, वह चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है। ये याद रखिएगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है? देखिए ये आपका जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है, मतलब हम उत्तरी
भौगोलिक ध्रुव की बात कर रहे हैं, और इसी से थोड़ी सी दूर 11 डिग्री पर आपको मिलेगा साउथ मैग्नेटिक पोल। तो देखिए, पृथ्वी का साउथ पोल जो है वो नॉर्थ की तरफ है, और पृथ्वी का नॉर्थ पोल जो है वो साउथ की तरफ है, और पृथ्वी एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह कार्य कर रही है। कार्य क्यों कर रही है वो भी समझाऊंगा, मगर जब भी हम फ्री किसी चुंबक को लटकाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि वो हमेशा नॉर्थ और साउथ दिशा में ही जो है रुकता है। इसका कारण है कि चुंबक का नॉर्थ पोल पृथ्वी के साउथ पोल की ओर अट्रैक्ट होता है, चुंबक का साउथ पोल पृथ्वी के नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की ओर जो है आकर्षित होता है। इसलिए हमेशा वो नॉर्थ और साउथ में ही रुकता है, क्योंकि पृथ्वी एक चुंबक की तरह कार्य करती है। वजह क्या है पृथ्वी के चुंबक की तरह कार्य करने का? ये वजह है जियो डायनामो। क्या वजह है? जियो डायनामो। आपको याद रखना है, जैसे डायनामो होता है मशीन्स में, वैसे हमारी पृथ्वी के मध्य जो कोर भाग है, पृथ्वी के बाहरी तरल कोर के भीतर, आउटर जो है वो तरल है, भीतर आपको भू डायनामो एक स्व संचालित तंत्र जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। तो ये जो सॉलिड पार्ट है, जो आपने ठोस भाग की बात कर रहे हैं, आंतरिक क्रोट की बात कर रहे हैं, इसी से जनरेट होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखिए, और ये कैसे जाती है? नॉर्थ से साउथ की ओर। तो आप देखेंगे डायरेक्शन कैसे है? नॉर्थ से साउथ की ओर है। और इसी के कारण, इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण, पृथ्वी के भू चुंबकीय तत्व के कारण हमें मिलती है अरोरा लाइट्स। क्या मिलती है हमें? अरोरा लाइट्स मिलती है। तो जब भी सौर पवने जो है सौर तूफानों के कारण पृथ्वी के भूचुंबकीय क्षेत्र में अत्यधिक अस्थिर हो जाती है, तो भूचुंबकीय तूफान उत्पन्न होते हैं। इनके प्रभाव से उपग्रह, रेडियो संचार, पावर ग्रिड बाधित हो जाते हैं, और साथ ही साथ आपको ध्रुवों पे क्या मिलता है? रंगीन प्रकाश, जिसे हम क्या कहते हैं? अरोरा लाइट्स। अगर ये उत्तरी ध्रुव पे बनता है तो अरोरा बोरिलिस, और अगर दक्षिणी ध्रुव पे बनता है तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस। आपको याद रखना है, दोनों की वजह जो है वह पृथ्वी के चुंबक तत्व के कारण है। तो अरोरा के पीछे जो कारण है वो पृथ्वी का भूचुंबक तत्व, और पृथ्वी का भूचुंबक तत्व के पीछे कारण है पृथ्वी के मध्य में जो कोर भाग है उसके ठोस रूप में होना, और वहीं से जनरेट होती है, उत्पन्न होती है वहां की चुंबकीय धाराएं जो बनती है। हम लेके आए आपके लिए दो प्रश्न, हमेशा की तरह जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे कि निम्नलिखित में से किन घटनाओं के जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा? महाद्वीपीय विस्थापन ने या हिमानी चक्र ने? आपको बताना है, 2014 में पूछा गया था। वैगनर के अनुसार पेंजिया के विभाजन के पश्चात इसका प्रवाह निम्नलिखित में से किन दो दिशाओं में हुआ? उत्तर और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, उत्तर और पूर्व। आपको हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है, फटाफट कमेंट करके बताइए कि किस दिशा में जो है प्रवाह हुआ होगा। तो आशा करता हूं यह सेशन से आपको जो भी हमने टॉपिक लिए क्लियर हुए होंगे। कल हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।